हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हम कवर करेंगे। मेरा टारगेट रहता है बेलियन लव। बेलियन लव जो है बेसिक बुक है। ये हम एमबीबीएस के टाइम पे भी पढ़े थे, यूजी के टाइम पे भी, पीजी के टाइम पे, अपने पीजी लाइफ में भी, इवन जो है हम अभी भी एमसीएच के टाइम पे भी हम पढ़ते हैं। तो ये बेलियन लव जो है ये सब के लिए यूजफुल हो सकता है। और इससे हम आज लेप्रोस्कोपी जो कि टोटल 90 स्लाइड्स में हम कवर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली ट्राई करेंगे 3 वीडियो में कवर करने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आई जो है आई विट्रोस। तो एमसीक्यू क्या है, पहला एमसीक्यू यही है। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आई विट्रोस का फुल फॉर्म क्या है। तो आई विट्रोस का फुल फॉर्म जो होता है इंसफलेट एंड विजुअलाइज, आइडेंटिफाई, ट्राइंगुलेट, रिट्रैक्ट, ऑपरेट एंड सील। बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रायंगुलेट का मतलब क्या होता है, जो हम अर्गोनॉमिक्स जो है ये सारे इसी में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पार्ट। एंड रिटेक्शन में जो मैनिपुलेशन वाला है, समझने की चीज़ है, बस इसका हमको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एंट्री ऑफ डोमेन में। तो हमारा जो एंट्री जो हम करते हैं, तो हमारे पास दो टेक्निक होता है। एक तो हम ब्लाइंडली जाते हैं और हम देखते हुए जा रहे हैं। तो ब्लाइंडली जिसको हम कहते हैं कि क्लोज एक्सेस कहते हैं और ओपन एक्सेस कहते हैं। तो क्लोज जो है, जो कि ब्लाइंड प्रोसीजर है, उसके 3 टेक्निक हैं। जैसे हम वेरिस नीडल का यूज करके करते हैं, या हमारे जो है कि ऑप्टिकल जो व्यूइंग होता है ट्रोकर, उससे करते हैं, और ब्लाइंड इंसर्शन ऑफ ट्रोकर, ये 3 है। एंड जब ओपन करते हैं तो ओपन में भी हमारे 3 है, जिससे मोस्ट कॉमन हम जो है हेसन टेक्निक ही कहते हैं। हेसन टेक्निक नथिंग ना कुछ नहीं, एक छोटा सा मिनी लेप्रोटोमी ही है। हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओपन में 2 नाम और आपको याद रखना है, स्किन डिनाविया और फील्डिंग। ये 2 नाम याद रखना, यूज नहीं होता है उतना ज़्यादा, और इसके कुछ कॉम्बिनेशन भी हैं। अच्छा, क्लोज टेक्निक की बात करें तो क्लोज टेक्निक में जो है हमारा ये जैसे वेरिस की हम बात करते हैं, क्लोज में ही यूज ज़्यादा होता है। तो ये फास्ट है और रिलेटिवली सेफ है। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो अच्छा इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल जो है, इसमें इंटेस्टाइनल और वस्कुलर इंजरी तो हो ही सकता है जब हम निडल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रोकर जब हम इंड्यूस करते हैं तब। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि 2 स्टेज मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 बैरल होता है, 2 है ये सिस्टम इसमें होते हैं एक्चुअली वेरिस में। एक आउटर जो है आपका, एक आउटर जैसे पेन ले लिए, तो आउटर जो आपका बैरल होता है, और इसमें जो होता है बेवल्ड होता है, बेवल्ड पॉइंट होता है, और अंदर अंदर जो इसका रिफिल होता है कि इनर ये स्प्रिंग लोडेड, उसमें ऑब्टरेटर होता है। तो जब हम यहाँ पे एब्डोमेन पे टच कर रहे हैं, तो टच करने के बाद जो हमारा इनर कैनुला होता है, स्प्रिंग लोडेड ऑब्टरेटर होता है, वो रिटेक्ट करता है पैसेज, और वो एक्सपोज करता है आउटर कटिंग बैरल में, जो हम यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं। आउटर कटिंग बैरल को एक्सपोज किया, और इससे क्या हुआ कि इनर कैनुला जो होता है स्प्रिंग को फॉरवर्ड किया और शील्ड किया आउटर बैरल को। एक तरह से जो है ये प्रोटेक्शन के एक प्रोटेक्टेड मीडिया के थ्रू ये काम करता है। अच्छा, जो वेरिस का है, वेरिस में हमको ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है, ये 40 गज का होता है, और बाकी अब 2 मिलीमीटर का डायमीटर होता है, और इसमें 2 लीटर का फ्लो स्टार्ट रखना है। मैक्सिमम 9 मिली मैक्सिमम फ्लो जो है 9 ml पर मिनट तक जाना है। और ये आपका डायग्राम जो मैं दिखा पा रहा हूँ, कि ये देखिए वेरिस का जो टिप आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ये गोल वाला जो टिप है, ये है, ये इनर जो है ब्लंट टिप होता है, जो एडवांस करता है सेफ्ली। मैं बताया था सेफ्ली मैकेनिज्म, अंदर वाला जो आउटर को एडवांस करता है, और ये यहाँ पे ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। तो ये रहा। अच्छा, 2 पोप एंड क्लिक, इसका मतलब पहली चीज़ हम ये समझ लें कि हमारा जब भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, मेनली हम पोर्ट जो है हम लिकल ही बनाते हैं, तो हम जो है कि कहाँ पे 45 डिग्री रखना है, कब कहाँ 90 डिग्री रखना है। तो हम जो है जब भी सिंपल सी चीज़ें, मोटे जो इंसान है जिनका बल्कि है ओबेस है, तो 90 डिग्री पे जाना है, और 45 डिग्री तब जाना है जो लीन पतले दुबले कोई इंसान है, तो वहाँ पे जो है 45 डिग्री जाना है। इसका रीज़न जो है मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा एक डायग्राम में मैं दिखा रखा हूँ, ये अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस से और 6 सेंटीमीटर के नीचे आप जाएंगे तो एरोटा और उसका बाइफरकेशन मिलता है, ठीक है ना। तो इसको इंजरी ना हो, इसके लिए हम अपने पोर्ट को 45 डिग्री पेल्विस की तरफ रखते हैं। 45 डिग्री पेल्विस की तरफ नॉर्मली रखा जाता है। यदि इंसान मोटा हो तो 90 डिग्री है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है बहुत सारा फैट पेरिटोनियम है, तो वो 90 डिग्री पे ही जाता है।
अच्छा, इसमें 2 पोप आता है, पहला और सेकंड। तो कब-कब आता है? इसमें एमसीक्यू आएगा या समझने की बात है, तो जो पहला पोप जो आता है जैसे हम इंसर्ट करते हैं, तो जो फेसिया शीथ को जो होता है जब हम इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट पोप आता है, और जब पेरिटोनियम चला जाता है तो सेकंड पोप आता है, ठीक है ना? तो 2 पोप आ गए। उसका जो क्लिक आता है, जब हम पेरिटोनियल स्पेस में चले जाते हैं एंड डिस्प्लेस करते हैं बल्ब ऑफ द निडल, तब वहाँ पे क्लिक का साउंड आता है, और यह ना प्रोटेक्टिव शीथ को रिकॉइल है टू कवर द एंड ऑफ निडल, तो इसे क्लिक का आता है। तो 2 पोप हुआ और 1 क्लिक हुआ। कब आया ये ध्यान रखना है, और एंगल याद रखना है कब। अच्छा, वेरस सेफ इंसर्शन जो है टेस्ट हम करते हैं, तो इसमें आप सबको पता होगा कि इसमें इरिगेशन एस्पिरेशन टेस्ट होता है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। हम तो एस्पिरेट करते हैं, फिर जो है सलाइन को डालते हैं, फिर रीएस्पिरेट करते हैं। तो काम की बात क्या यहाँ पे है, जब हम एस्पिरेट करते हैं तो यहाँ पे यदि हम एस्पिरेट कर रहे हैं और ब्लड आ रहा है, फीकल मैटर है या एयर है, तो आप समझ जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग कुछ तो इंजरी कर दिया है, ठीक है ना? ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे करना क्या है। फिर क्या हम वेरिस को निकाल लेना है? बिल्कुल नहीं। इसमें यदि आप इंसर्ट कर दिए हैं, इंजरी हो गया है, तो आपको निकालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको वेरिस को उसी जगह पे रहने देना है और प्लान करना है कि अब क्या करना है, क्या ओपन कर दूं, लेप्राटोमी कर दूं, ये करना है। क्योंकि आप निकाल देंगे तो फिर जो है आपको खोज नहीं पाएंगे, वो डिफ़िकल्ट है, आपको वहाँ पे रहने देना है। दूसरा चीज़ जो होता है, हम हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करते हैं, पता है सबको। गैस इन्फ्लेशन टेस्ट होता है, जिसमें आपका इंटरपेरिटोनियल प्रेशर जो है 10 से कम होना चाहिए, और 5 लीटर से ज़्यादा गैस जब जा रहा है और डिस्टेंशन नहीं हो रहा है, तो समझो कि कहीं ना कहीं लीक या वस्कुलर इंजुरी हो गया है। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है एस्पिरेशन इरिगेशन। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है यहाँ पे, कि एडवांसमेंट सेकंड जो है एडवांसमेंट टेस्ट होता है। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे आप नेगेटिव एस्पिरेशन किया, इजी इरिगेशन ऑफ सेलाइन किया, नेगेटिव एस्पिरेशन ऑफ सेलाइन एंड पॉजिटिव ड्रॉप टेस्ट किया, नॉर्मल एडवांसमेंट टेस्ट। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाकी सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो एडवांसमेंट टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, एडवांस करता है नीडल को 1 सेंटीमीटर डीपर विदाउट द टिप मीटिंग एनी रेजिस्टेंस। मतलब यदि 1 सेंटीमीटर से आगे जा रहा है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमारा जो है एडवांसमेंट टेस्ट का हमने परफॉर्म किया, ये इससे उसका हमारा मिलता है, ये प्रूफ मिलता है। और पेरिटोनियम में हम चले गए हैं, ये हमारा जो है कन्फर्मेशन है। अच्छा, ऑप्टिकल व्यूइंग का व्यूइंग जो ट्रोकर है, अब इसमें थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। सबको ये पता होता है कि पिरामिड के जैसा होता है, एंड जो होता है ब्लेडेड, और ब्लेडेड ट्रोकर इसको बोलते हैं। विजुअलाइज करते हैं, हर एक लेयर पे विजुअलाइजेशन आपको दिखाएगा। पोर्ट आपका जा रहा है तो आपको देखते हुए आप रियल टाइम इमेज आपको दिखेगा, आप देख पा रहे हैं सब कुछ। इसमें कुछ नाम इसके होते हैं, जैसे इंडो पोर्ट है, वीजी पोर्ट है। वीजी पोर्ट तो मोस्ट देखते ही होंगे, इंडो पोर्ट, वीजी पोर्ट, इंडो पाथ भी कहा जाता है, स्ट्रोज, इंडो ट्रिप भी कहते हैं। तो ये सब यहाँ पे होते, इसके टाइप्स होते हैं। अच्छा, अच्छा, इसके बारे में क्या होता है कि जैसे जैसे हम इंडो पोर्ट को हम आगे चलते जाते हैं, तो क्या होता है, रोटेशन मूवमेंट से उसको एक्चुअली जाना चाहिए। तो जब हम रोटेशन फर्स्ट लेयर को हम करते हैं, तो इंटीरियर शीथ को हमने पेयर्स किया, ठीक है ना। इंटीरियर शीथ को करते हुए हमको क्या करना है, जो है रोटेटरी मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट से जाते जाना है। तो क्या आता है हमारा, फिर मसल्स आता है, फिर आता है पोस्टीरियर शीथ आता है, और फिर पेरिटोनियम आएगा। तो आपको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर क्या क्या लेयर आया, जिसका नाम मैंने बताया। अच्छा, ओपन की बात कर देते हैं। ओपन मैंने बताया था कि हेसन टेक्निक है, लगभग कुछ नहीं, छोटा सा मिनी लेप्रोटोमी ही होता है कुल मिला के। और कब करते हैं, जब स्कार एब्डोमेन है, कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है या वेरी थिन वुमेन है, तब यहाँ पे हमको प्रीफर किया जाता है। अच्छा, हैंड पोर्ट टेक्निक की बात करते हैं। इसमें कुल मिला के हाथ ही घुसा दिया जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। जो हमारा फिस्ट होता है ये पूरा डाल दिया जाता है। तो इंसीजन कितना होगा, ये एमसीक्यू है, 6.5 से 7.5 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब ये बात करते हैं इंडोस्कोपिक सिंगल साइट सर्जरी का। ये क्या होता है, एक ही साइड, एक ही पोर्ट हम डालेंगे 2.5 सेंटीमीटर का, उसमें आपका एक लेप्रोस्कोप जाएगा और 2 वर्किंग पोर्ट इंस्ट्रूमेंट जाएगा, और इसी से सारा आपका हो जाएगा। कॉस्मेसिस अच्छा है, पेन भी कम है, रिकवरी अच्छा है। अब तो इसमें और भी एडवांसमेंट हो गया है, रोबोटिक इसके अंदर आ चुका है। रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेस की रही बात है, इसमें हेसियन टेक्निक है। इसमें क्वेश्चन ये होता है कि हम रेट्रोपेरिटोनियल जब एक्सेस कर रहे हैं, तो मिड एक्जिला की तरफ जाना है और 12th रिब के नीचे रहना है, 12th रिब के नीचे रहना है, ये क्वेश्चन है। और आपका पोस्टीरियर जो है लंबोडोर्सल फेसिया पे हम जाएंगे, फॉलोड बाय एंटीरियर लंबोडोर्सल फेसिया को ओपन करेंगे। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून जो है डन करते हैं, वन केफल डायरेक्टेड होता है, और सेकंड जो होता है कॉडल होता है, फुली डायलेट करता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस को। आगे हम इसके बारे में बताएंगे, अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, ये बैलून जो होता है ना आपका, ये बैलून जो होता है एक बैलून होता है जो कि ट्रोकर माउंटेड होता है, एंड प्री पेरिटोनियल बैलून बैलून जो है डायलेटर यहाँ पे
हम यूज करते हैं। और ये ट्रोकर माउंटेड जो बैलून होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी कितना होता है, तो 800 ml का कैपेसिटी होता है। और भी होता है, लेप्रोस्कोप से माउंटेड होता है। अच्छा, जो हमारा जो मैं यहाँ डायग्राम में दिखा रखा हूँ ओवल वाला है, ठीक है ना, ये ओवल वाला ट्रोकर माउंटेड है। लेप्रोस्कोपिक माउंटेड भी होता है, गोल वाला भी होता है, राउंडेड भी होता है। तो गोल वाला जो होता है वो कब होता है, जो पेल्विक वगैरह का आपको जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में जिसमें टीएपीपी या टीईपी टीएपीपी हम करते हैं ना, तो उसमें हम टीईपी लैब जब भी हर्निया करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, अवलोंग जो है बैलून जो है वो भी जो है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस को ये डायलेट करता है, तो कब जरूरत पड़ता है, जब हम लेप्रोस्कोपिक से नेफ्रेक्टोमी कर रहे हैं तो वहाँ पे अवलोंग का टाइप का बैलून का जरूरत पड़ता है। तो नाम और कहाँ कहाँ पड़ता है। अच्छा, गौर बैलून की रही बात है, इसमें क्या होता है एक्चुअली कुछ नहीं, ग्लव्स जो है आप 8 नंबर रबर कैथेटर पे बांध दीजिए, इसी को कहते हैं गौर। पहले ने बनाया था इसलिए गौर बैलून बोला जाता है। और ये क्या करता है, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब एक्सेस पॉइंट की रही बात है, तो हम नॉर्मली अम्बिलिकल पे यूज करते हैं, है ना, कि थिन है, अस्कार भी कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, कब नहीं करना है, जब यूरिकस में कोई अबनॉर्मलिटी है या अम्बिलिकल इन्फेक्शन है तो आपको नहीं करना है। फिर रही बात है पामर पॉइंट की रही बात है, तो पामर पॉइंट जो है आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है पामर पॉइंट आपका हो रहा है 3 सेंटीमीटर बिलो द सब कोस्टल। ये सब कोस्टल से नीचे होता है, इन द मिड क्लिपर लाइन पे ही रहना है, ठीक है ना। अच्छा, मिडिल अपर अबडोमेन में ली हंग पॉइंट भी कहा जाता है, ये जो है ली हंग पॉइंट है। अच्छा, ये आपका ली हंग पॉइंट है, ये वाला, ये पूरा ली हंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो होता है जिफॉइड से लेके अम्बिलिकस के बीच का जो आपका आ गया ली हंग पॉइंट में कहा जाता है। अब ये स्कार एब्डोमेन वगैरह में होता है, उसमें यूज किया जाता है। अच्छा, वही बात है, 90 डिग्री कब रखना है, 45 कब रखना है, मैं बता दिया हूँ। मोटा है इंसान तो 90 डिग्री रखना है, और 45 में नॉर्मली आप रखते हैं, क्योंकि रोटा और बाइफर्केशन वेना कावा है इसके इंजुरी से बचाने के लिए। अच्छा, अम्बिलिकस जो है ज़्यादा कॉर्डली होता है, एंगुलेशन कम होता है नीडेड, एंड वेरस नीडल जो है शुड पास परपेंडिकुलर टू द अम्बिलिकल इंसिजन से हम जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो मोटे की बात करते हैं, क्योंकि मोटे में जो होता है, क्यों, अम्बिलिकस जो है ज़्यादा कॉर्डली होता है, इसलिए हम जो है 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना। 45 डिग्री तो मैंने बताया कि इंजुरी ये सब हो गया, आप बोलेंगे 90 डिग्री क्यों रख रहे हैं, तो क्योंकि मैं बताऊंगा अम्बिलिकस उसका जो है ज़्यादा कॉर्डल होता है, एंगुलेशन जो होता है निडल और फेरस से जो होता है कम रखना पड़ता है, ताकि वो जो है परपेंडिकुलर रखना होता है अम्बिलिकल इंसिजन से, है ना। तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा, नीमोपेरिटोनियम की रही बात है, सबसे ज़्यादा हम CO2 ही यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है कलरलेस है, जलता भी नहीं है, सॉलिबिलिटी अच्छा होता है, और इनएक्सपेंसिव भी होता है। अच्छा, ये रही बात है। और ये CO2 इम्बोलिज्म, आपने गैस डाल दिया तो इम्बोलस तो बन जाना चाहिए ना, नहीं, CO2 ये नहीं बनाता है। लेकिन दिक्कत क्या क्या हो सकता है, तो हाइपरकेपनिया, हाइपरकार्बिया, कार्डियक एरिथमिया, इसकी बात हम चर्चा करेंगे आगे। तो आपको करना क्या है, ABG देख लेना है, पेशेंट का जो है ABG चेक कर लेना है, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो कब, इंट्रॉप में भी जब OT चल रहा है, तो एक्चुअली एनेस्थेसिया वाले पीपल करेंगे तो वो ABG चेक करते रहते हैं कि कहीं जो है CO2 फॉर्मुलेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाएगा, जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इवन जो है ये बोन, मसल और विसरा में भी ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, पलमी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देगा। और जो होता है पोस्ट ऑप में आप तो हाइपरकार्बिया हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। तो पोस्ट ऑप में भी कहा जाता है कि आपको ABG करना चाहिए, यदि ICU वगैरह पेशेंट में ऐसा रहे तो, या आपको लग रहा है कुछ खराब है तो पेशेंट में। अदर गैस में नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम के बारे में मोस्ट कॉमन जो CO2 के बाद जो होता है यही होता है, बाकी तो कहे तो ऑक्सीजन है, रूमियर है, आर्गन है, ये सब यूज किया जाता है। अब रही बात है नाइट्रस ऑक्साइड कब यूज करना है और हीलियम उसकी क्या खासियत है, ये बताते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है लेस इरिटेंट होता है, लेस कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इफेक्ट आता है, लेकिन दिक्कत क्या है, जल जाता है, बम एकदम दिवाली आ जाएगा, यदि आप जो है इलेक्ट्रोसर्जरी इंस्ट्रूमेंट अंदर यूज कर दिए तो पूरा दिवाली आ जाएगा, जल जाएगा पूरा। तो हीलियम की रही बात है, ऐसा कोई इसका जैसे कि हाइपरकार्बिया नहीं करता है, और COPD वाला पेशेंट है ना, तो हीलियम बहुत अच्छा वहाँ पे माना जाता है। और हाई रिस्क ऑफ जो है, लेकिन गैस एम्बोलिज्म है, ठीक है ना, कंबल्सन इसका ज़्यादा है नहीं। तो क्या किया जाए, ऐसा COPD का पेशेंट है ना, तो ऐसा करते हैं, पहले उसमें क्या है, CO2 आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, उसके बाद चाहें तो आप हीलियम में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये जो है बढ़िया होता है। तो पहले बोले कि पूरा क्यों नहीं रखें, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी तो करता है, तो पहले आप CO2 कर लीजिए, थोड़ा सा रख लीजिए, उसके बाद आप हीलियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नीमोपेरिटोनियम की रही बात है, तो न्यूमोपेरिटोनियम में प्रेशर हमको कितना रखना है, तो लगभग 12 से 15 रखा जाता है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन। जितना आप कम रखेंगे उतना अच्छा है, हेमोडायनेमिकली आपको अच्छा रखा जाएगा। तो अच्छा, पूछा जाता है कि ज़्यादा कब रखें, ज़्यादा की कब जरूरत पड़ेगा, जब पहले ट्रोकर आप डाल रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो इंजरी होने का चांस कम है, या जो है कोई यदि अंडरवेस्कुलर इंजरी आपको लग रहा है, सस्पेक्ट हो गया है, तो टेम्पोरारी इफेक्ट देने के लिए आपको जो है ये आपको रखना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर रखना चाहिए। बाकी
जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे आपका जो है वेनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट, यूरिन आउटपुट, ये सब में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। सीवीएस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो सिंपल सी चीज़ है, सीवीएस में जो है एट्रियल प्रेशर जो है यदि यहाँ पे ज़्यादा रहता है, आर्टेरियल प्रेशर यदि ज़्यादा है, मतलब हाइपरवोलेमिक यदि एक स्टेट है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हाइपरवोलेमिक स्टेट है, तो वेना कावा का जो है उसका आपका ये हो जाता है, वेना कावा रेजिस्ट एलिवेटेड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रेजिस्ट करता है, और वेनस रिटर्न जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो और मतलब आर्टेरियल प्रेशर यदि ज़्यादा होता है तो वेना कावा रिटर्न जो है ज़्यादा आएगा, और जो है एट्रियल प्रेशर यदि लो रहता है तो वेना कावा का रिटर्न कम आता है। कुल मिला के जो होता है आपका धीरे धीरे वेनस रिटर्न जो है, आर्टेरियल प्रेशर यदि लो रहेगा मतलब नॉर्मल और हाइपोवोलेमिक का स्टेट में ड्यूरिंग द न्यूमोपेरिटोनियम अप टू 20 mm रहेगा तो वेनस रिटर्न आपका कम जाएगा। अच्छा, एरिथमिया की रही बात है तो एरिथमिया में भी टेकेरिथमिया करता है, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, वेगल स्टिमुलेशन कर दिया है ना, पेरिटोनियल इरिटेशन कर दिया, वेगल स्टिमुलेशन, और डिसरिथमिया भी करता है। न्यू रिस्पिरेटरी पे क्या इफेक्ट करता है? तो एफआरसी पे इफेक्ट करता है। पल्मोनरी जो डेड स्पेस है उसको तो कुछ नहीं करता है, लेकिन एफआरसी इसकी घट जाती है। अच्छा, माथा यदि मान लो कोई ने हमने ऑपरेशन करना है जिसमें माथे को नीचे रखना है, हेड डाउन पोजीशन करना है, तो क्या हो सकता है? डायफ्राम उसका तो एलिवेट होगा, वाइटल कैपेसिटी घट जाएगी, पूरा मुंह उसका फूल जाएगा और पल्मोनरी भी एडिमा हो जाएगा। तो ये सब होता है, मतलब ठीक है, करना पड़ता है, कर सकते हैं हम, बाद में मैनेज हो जाएगा। न्यूमोपेरिटोनियम की रही बात है तो रीनल पे क्या इफेक्ट आता है? वही यूरिन को कम कर देगा, रीनल फ्लो को कम कर देगा। तो प्रेशर आप चाहें तो 10 से कम ही रखें, ओलिगोरिया ना हो, यदि हो भी जाएगा तो लेसिक्स दे देंगे, मैनेटोल दे देंगे, डोपामिन दे देंगे, कोई बात नहीं, मैनेज कर देंगे। मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो और आइलिस की रही बात है तो आइलिस एक्चुअली कहा जाता है तो लाइफ में बहुत ही कम होता है, ये अच्छा है। और नो सिग्निफिकेंट, एक चीज़ देखिए, एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पे गौर करना चाहूँगा, इस पर आप ध्यान कीजिएगा कि नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द परफ्यूजन अप टू 15 mmHg। 15 mmHg तक आपका कोई परफ्यूजन चेंज नहीं आता। लोग कहते हैं कि 15 चला गया तो परफ्यूजन में दिक्कत आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका देखो और ख़ास बात क्या है कि दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बना सकते हैं कि आपको लोग कहते हैं कि नहीं प्रेशर ज़्यादा हो गया या लैब कर रहे हैं तो जीआर डिरेगुलेशन होने का डर है। बिल्कुल नहीं, कोई रिस्क नहीं है, नहीं रिस्क है। अच्छा, नीमोप्रोटीनियम की रही बात है, ये ऑब्जर्व हो जाता है, मैंने देखा था पेरिटोनियम फैड ये सब में हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपरकर्बिया या हाइपरकेपनिया ये सब करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मिनट वेंटिलेशन करते हैं, नॉर्मली क्या है, मिनट वेंटिलेशन करने से ना ये ठीक हो जाता है। और बाकी यदि रही बात है रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो एयरवे डिजीज में नीमोप्रोटीन में यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, रिनल फेलोर सब में तो हो ही सकता है, एजेड ज़्यादा है या कार्डियक कुछ इशू है तो वो है। अच्छा, सीओपीडी का पेशेंट है, 1 घंटे से ज़्यादा आपने सर्जरी किया तो मैंने बोला था एबीजी को रिपीट करना है, ठीक है ना, ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। पोस्ट सर्जरी के बाद है हाइपरकैरिया हो सकता है जो कि आपको पता नहीं चलेगा, तो एबीजी सब करना चाहिए। यदि जो है ना एनेस्थीसिया टीम वाले बोलते हैं कि ईटीसीओ2 बढ़ रहा है भाई, ईटीसीओ2 बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? तो इन्फ्लेशन जो है गैस को बोलेंगे कम कर दो, या जो है आपसे बिल्कुल उससे समझ नहीं पा रहा है, अब पेशेंट मतलब इशू ज़्यादा हो रहा है तो इसको ओपन में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो है हम यहाँ पे लैब वाला जो क्वेश्चन है अगले स्लाइड में कवर करेंगे, क्योंकि कोई यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। थैंक यू।